ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, और आज हम आपके ना जो चैप्टर है बुक का सेकंड चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल बहुपद, उस चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो रिवाइज करेंगे चैप्टर को। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले ये ध्यान रखना है बेटा सभी बच्चों को कि अपना एक तो माइक और कैमरा दोनों बंद रखना है। ठीक है, चलिए। इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, तो सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और जो भी चीजें आपको बताई जाती है आप नोट भी कर लेंगे। तो जो पहला टॉपिक है देख लेते हैं कि हमारा जो सेकंड चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो जो चैप्टर है आपका वो है पॉलिनोमियल, है ना, बहुपद। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे अलजेब्रा, बीजगणित होता क्या है उसको समझेंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक देखेंगे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक। इसी से बेटा आपको समझ में आता है कि पॉलिनोमियल होता क्या है, बहुपद होता क्या है। जब आप पता कर लेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या है तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कौन व्यंजक पॉलिनोमियल है और कौन बीजीय व्यंजक है। तीसरा जो टॉपिक होगा वो होगा बेटा टर्म्स, पद। तो ये 3 टॉपिक हम कोशिश करेंगे कि आज है ना ये कवर हो जाए। चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक आ जाता है बेटा व्हाट इज अलजेब्रा। तो अलजेब्रा की अगर हम बात करते हैं, बीजगणित की अगर हम बात करते हैं, तो बेटा रियल लाइफ में, है ना, हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा यूज होता है बीजगणित। जैसे एक ये पिक्चर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको चेयर दिख रही है ना। गुड इवनिंग बेटा। डेस्कटॉप दिख रहा है, घड़ी दिख रही है, और एक लड़का सोता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर भी अगर हम ऑब्जेक्ट को काउंट करते हैं तो यहाँ पर हमारे नंबर्स यूज हो रहे हैं, है ना, संख्याएं यूज हो रही हैं। तो वो भी अलजेब्रा में ही यूज होता है, बीजगणित में ही यूज होता है। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, ये हमारे पास ये है ना एक बच्चा स्लाइड कर रहा है यहाँ पर, तो ये खेल रहा है। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि बीजगणित का हम यूज कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि यहाँ पर ये दौड़ रहा है, भाग रहा है, तो कितना डिस्टेंस दौड़ेगा, है ना, कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, अलजेब्रा का यूज कर रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे कि यहाँ पर क्रिकेट ये खेल रहा है, तो क्रिकेट में भी बेटा रन बनते हैं, विकेट गिरते हैं, तो वहां पर भी संख्याओं का, नंबरों का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम अलजेब्रा का यानी कि बीजगणित का यूज कर रहे हैं। लीडो आप खेलते हैं, तो लीडो में तो संख्याओं का ही खेल होता है टोटल, है ना, नंबर्स का ही खेल होता है कि जितने ज्यादा अच्छे नंबर आते हैं उतना ही पॉसिबिलिटी होती है कि आप जीत सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम अलजेब्रा का यूज करते हैं, बीजगणित का यूज करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास टेनिस खेल रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या है कि नंबर्स का इसमें यूज होता है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं जिसमें बीजगणित यूज होता है, मतलब अलजेब्रा यूज होता है। जैसे यहाँ पर ये क्रिकेट तो आप देखते हैं बेटा, है ना, क्रिकेट में ये श्रीलंका की टीम है ना। हम बोलते हैं क्या कि ये एक श्रीलंका की टीम है, और उसमें श्रीलंका ने 120 रन बनाए। श्रीलंका ने 120 रन बना लिए। तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि श्रीलंका और इंडिया का मैच हो रहा है, तो इंडिया को जीतने के लिए कितने रन बनाने पड़ेंगे बताइए। इंडिया को जीतने के लिए कितना रन बनाने पड़ेंगे? 120 या फिर उससे ज्यादा शायद। बाकी बच्चे बताएंगे। पर इससे ज्यादा बनाने पड़ेंगे। इससे ज्यादा बनाने पड़ेंगे ना, 1 रन तो ज्यादा बनाना पड़ेगा तभी तो जीतेंगे। मतलब कि 120 अगर श्रीलंका ने बनाए हैं तो इंडिया को 121 रन बनाने पड़ेंगे, है ना, 121 रन बनाने पड़ेंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि इंडिया ने 100 रन बना लिए हैं, 100 रन बना लिए उन्होंने, तो अभी इंडिया को और कितने रन बनाने हैं? 21 बनाने पड़ेंगे। ठीक है, 21 बनाने पड़ेंगे जीतने के लिए, है ना। तो हम कितने रन बनाने हैं टोटल? 21 बनाने, 21 रन और बनाने, 21 रन और बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। तो यहाँ पर भी संख्याओं का यूज हो रहा है ना। तो एक चीज आप यहाँ पर समझेंगे कि मैंने कहा कि श्रीलंका के जो रन बने हैं वो 121, और भारत ने अभी तक रन बना लिए हैं, इंडिया ने रन बना लिए 100। तो इंडिया को मैच जीतने के लिए कितने रन और बनाने पड़ेंगे? उसके लिए मैंने क्या कहा कि यहाँ पर मेरे को क्या जोड़ना पड़ेगा कि 121 आ जाए, है ना। श्रीलंका ने 120 रन बनाए थे, इंडिया को मैच जीतने के लिए 121 रन बनाने हैं,
उसमें से 100 रन बना लिए हैं। तो अभी यहाँ पर बताना है कि कितने रन और बनाए कि 121 हो जाए। बताइए कितने रन और बनाने पड़ेंगे? 21 है ना, 21 रन बनाने पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ तो आप आसानी से बता पा रहे हैं कि 21 रन बनाने पड़ेंगे, लेकिन कुछ बड़े नंबर आ जाते हैं तो वहां पर आसानी से नहीं बता पाते। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर मेरे को कुछ जोड़ना है ना, मेरे को यहाँ पर कुछ जोड़ना है, तो उसके लिए बेटा क्या करते हैं आप, इक्वल टू के इधर वाला जो नंबर होता है उसको बोलते हैं RHS। RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, दायां पक्ष। क्या सभी बच्चों को पता है? दो साइड होती है हमारे पास, एक होता है राइट हैंड साइड, दूसरा होता है लेफ्ट हैंड साइड। ये राइट में है, हमारे जो हैंड है राइट हैंड में है, तो इसलिए हम बोलते हैं राइट हैंड साइड, दायां पक्ष। ये वाला इधर वाला हमारे पास क्या लेफ्ट में है, जो 100 है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष। अब 100 को अगर हम, है ना, मतलब किसी भी नंबर को हम दूसरी साइड में अगर लेकर जाते हैं, है ना, किसी भी नंबर को अगर हम दूसरी साइड में लेकर जाते हैं, जैसे मैं 100 को, तो माइनस हो जाता है। 100 को साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज हो जाता है ना। जैसे मैं LHS में 100 को RHS में लेकर जा रहा हूँ, है ना, राइट हैंड साइड में लेकर जा रहा हूँ, तो साइन चेंज कर देते हैं। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर तो 100 तो प्लस का है, और 100 अगर प्लस का है तो यहाँ पर आ जाएगा 121 माइनस 100। तो अभी मेरे पास आ गया 21, तो मेरे को यहाँ पर 21 ही करना पड़ेगा, 21 ही रखना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर सही हो। ठीक है, क्या समझ में आया सभी को? यस यस सर। सर यस। तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर हमें कितना रखना है वो बताना है। उसके लिए मैंने क्या किया, 100 को RHS में लेकर गया, है ना, दाएं पक्ष में लेकर गया, तो प्लस का था माइनस को हो गया इधर आके। अब 121 में से 100 अगर माइनस करते हैं तो 21 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। तो इसकी जगह पर हम 21 रख सकते हैं। तो 21 रखेंगे तो ये 100 + 21 मतलब 121 हो जाएगा। लेकिन अब ये समझना है कि यहाँ पर आप आसानी से बता पा रहे थे देखकर कि 21 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 438 में क्या आप जोड़ेंगे कि आपके पास ये वाला नंबर आ जाए, तो अभी आप आसानी से नहीं बता पाएंगे कि क्या जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वापस से वही काम आपको करना है कि 438 को आप RHS में लेकर जाएंगे, और जब आप इधर लेकर आते हैं इस नंबर को तो ये हो जाएगा बेटा माइनस। तो माइनस कर देंगे 438। यहां तक बताएंगे बेटा, यहां तक समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। Yes, sir. 51 आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम माइनस कर देते हैं तो माइनस करने के बाद आता है 9 में से 8 जाएगा तो 1, 8 में से 5 जाएगा, 3 जाएगा तो 5, है ना, और 7 में से 4 जाएगा तो 3, 351 आ रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, 351 रखना पड़ेगा। क्या क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अगर ये चीजें क्लियर है बेटा तो आगे आ जाए। हम बात कर रहे हैं अलजेब्रा की, बीजगणित। तो अलजेब्रा में बेटा क्या क्या आता है, एक तो संख्याएं आती है, नंबर्स आते हैं उसके अंदर, ठीक है, जो कि अभी हमने देखा था कि ये हम नंबर्स ही तो आए थे, जहां पर ये नंबर्स ही तो आए थे हमारे पास, और नंबर्स के बाद हमारे पास क्या आ रहा था, ये आ रहा था प्लस आ रहा है ना, इक्वल टू साइन आ रहा है। तो मतलब हमारे पास क्या आएगा, एक तो संख्या आएगी, नंबर आ रहा है अलजेब्रा में, दूसरा हमारे पास आ जाता है इंग्लिश अल्फाबेट, है ना, इंग्लिश अल्फाबेट। तो इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है। उसके बाद हम ऑपरेशंस की बात करते हैं, सक्रियाएं की बात करते हैं। तो हमारे पास जो सक्रियाएं हैं वो बेटा क्या है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है और डिवाइड है। ठीक है, तो अलजेब्रा में मतलब क्या यूज होता है बेटा, ये तीनों यूज होते हैं। मतलब नंबर भी आते हैं उसके अंदर, वर्णमाला मतलब अल्फाबेट भी आते हैं, और ऑपरेशंस मतलब सक्रियाएं भी आती है। ठीक है, तो उदाहरण की बात कर लेते हैं कुछ। जैसे यहाँ पर बताएंगे बेटा, आसानी से बता सकते हैं कि क्या आपको जोड़ना पड़ेगा कि आपके पास 5 आ जाए। 3। तो सबने बता दिया आसानी से कि यहाँ पर 3 जोड़ना पड़ेगा, है ना, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा, आपके पास 5 आ जाएगा।
लेकिन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर आप है ना एक जनरल मेथड अप्लाई कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर 438 का बताया था कि यहाँ पर पता नहीं चल पा रहा था कि हम यहाँ पर क्या जोड़ें, यहाँ पर क्या जोड़ें, है ना। ट्रिपल एट हो गया, तो मैंने कहा यहाँ पर आप है ना x को जोड़ दीजिए। अब आप x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने क्या कहा कि आप है ना x लग दीजिए। अब x का मान आप निकाल सकते हैं। बेटा किसी का माइक x का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 2 को राइट हैंड साइड में भेजेंगे। तो अभी आपके पास आ जाएगा x बराबर 5, ये प्लस का है तो इधर होकर इधर आके आ जाएगा माइनस, तो माइनस का 2, यानी x बराबर आ गया 3। x का मान आ गया 3। क्या समझ में आया सबको? समझ में सर बेटा अगर कोई भी डाउट है या किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे। सर हमें नहीं आया जी। नहीं आया बेटा समझ में? हमें दीपिका मैम पढ़ाती थी जी, और आज हम ले नहीं पाए जी ऑनलाइन क्लास, तो आज ये वाली ड्राइंग करी जी हमने। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ये स्टार्टिंग से टॉपिक आपका चलाया हुआ है, सेकंड चैप्टर है, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। यस सर। चलिए, तो अभी यहाँ पर बेटा आगे आ जाते हैं। तो अभी हमने सीखा कि कैसे हम x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप x की जगह पर इंग्लिश अल्फाबेट में कुछ भी रख सकते हैं, है ना। आप इंग्लिश अल्फाबेट जो आपके पास होते हैं उसमें से आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे आप जब सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं, या सर ने भी आपको कराया होगा या मैडम ने आपको कराया होगा, तो वहां पर ज्यादातर हम क्या रखते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में x रखते हैं। क्या याद है सभी बच्चों को कि ज्यादातर Yes, एक्स और वाई रखते हैं। तो आप इस इंग्लिश अल्फाबेट में कुछ भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैंने बोला यहाँ पर एच रखना है आपको, तो अभी एच का मान निकालना है, और एच का मान भी आप ऐसे ही निकालेंगे सेम तरीके से कि 2 को राइट हैंड साइड में भेज देंगे, है ना। तो कोई भी वेरिएबल आप रख सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर ज्यादातर हम एक्स रखते हैं, तो मैंने एक्स ही रख के यहाँ पर आपको दिखाया है कि अगर आप एक्स रखेंगे तो यहाँ पर आपको एक्स का मान निकालना पड़ेगा। और ये जो एक्स है ये बेटा चर कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है ना। क्या कोई बच्चा बताएगा कि वेरिएबल क्यों कहलाता है, चर क्यों कहलाता है, क्या होता है बेटा चर? क्या कोई बच्चा बताएगा? सर चर वो होते हैं जो इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं, जो संख्या के साथ लगाए, जो मतलब जैसे हमें कोई एक नंबर दे रखा है, कोई बहुपद दे रखा है, और उसमें कहा है कि तुम्हें एक्स या वाई किसी चीज का मान ज्ञात करना है, तो उस जगह पे ना वो एक्स वाई या फिर कोई अल्फाबेट का यूज कर देते हैं। चलिए तो ठीक, तो अभी समझेंगे बेटा। अभी मैंने यहाँ पर लिखा 3 + x = 8, तो यहाँ पर भी x का मान निकाल सकते हैं। कैसे? 3 को इधर भेजकर, और 3 को जब आप इधर भेजेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये -3 हो जाएगा, और अभी आंसर आ गया आपका क्या, 5। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर x का मान आया है 5 और यहाँ पर x का मान आया है 3। क्या दोनों अलग अलग हैं? यस सर। तो यहाँ अब इम्पोर्टेंट एक डेफिनेशन आपके पास आती है। जो चर होते हैं, जो वेरिएबल होते हैं, वो क्या होते हैं बेटा, जिसका मान है ना बदलता रहता है। क्या बोला मैंने? जिसका मान क्या होता है, बदलता रहता है, वही होता है चर, वही होता है वेरिएबल। समझ में आ गया सभी को? यस सर। जो भी इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं तो उनका मान है ना बदलता रहता है। अभी 3 है तो बाद में 5 आ गया, अभी 5 आया तो बाद में आ सकता है कि 10 आ जाए। तो इस तरीके से जिसका मान बदलता रहता है वो क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, चर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर समझेंगे 2 इंपोर्टेंट टर्म्स है बेटा, एक तो चर होता है, एक होता है अचर, है ना। तो दोनों को ध्यान से समझना है। चर के बारे में मैंने बताया अभी, जिसका मान बदलता जाता है उसको चर बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अगर ये बात क्लियर है बेटा, अब यहाँ पर आपको एक है ना आकृति दिख रही है, एक डायग्राम दिख रहा है। ये क्या डायग्राम है बेटा, क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। वेरी गुड। तो ये वर्ग होता है, इंग्लिश में स्क्वायर बोला जाता है इसको। ठीक है, जिसकी चारों साइड क्या होती है, बराबर होती है।
चारों भुजाएं बराबर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। तो यहाँ पर आप आसानी से देख पा रहे हैं कि इस आकृति की चारों भुजाएं बराबर है, और अगर चारों भुजाएं बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक वर्ग है। अगर ये वर्ग है तो आपने ये पढ़ा होगा कि वर्ग का हम परिमाप कैसे निकालते हैं। इंग्लिश में बोला जाता है पेरीमीटर। पता है बेटा क्या होता है पेरीमीटर? यस सर। सर स्क्वायर के जो अंदर का जगह रहती है ना उसे परिमाप कहते हैं। फिर से बोलेंगे बेटा? सर अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो नहीं, अगर आपने कुछ बोला है तो आवाज नहीं आई बेटा, फिर से बोलेंगे। आवाज आपकी है ना ब्रेक हो रही है, कट रही है आपकी आवाज। अरे इसका 12 आएगा जी। चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जिस बच्चे ने बोला था कि साइड इंटू साइड होता है, बेटा साइड इंटू साइड नहीं होता है ना? क्या गुणा भुजा जी? भुजा गुणा भुजा नहीं, भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा भी नहीं होता है। आपको ध्यान रखना, 4 गुना में भुजा। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, सभी भुजाओं को हम जोड़ देते हैं। तो इसकी बाउंड्री होती है, जो भी आकृति की बाउंड्री होती है उसको हम क्या करते हैं सर प्लस कर देते है ना, प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो चारों भुजाओं को आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो वही होता है पेरीमीटर। तो मतलब कोई भी आकृति है आपके पास, अगर उसकी भुजाओं को आप जोड़ देंगे तो आपका पेरीमीटर आ जाता है ना। बाहर की बाउंड्री क्या होती है, पेरीमीटर होती है। तो यहाँ पर देखो पेरीमीटर होता है क्या, बाहर की बाउंड्री, और बाउंड्री मतलब सभी भुजाओं को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 12। इसका एक फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा कि 4 इंटू भुजा है ना, 4 इंटू साइड। क्या पढ़ा है सभी बच्चों ने? सर मैं वही 4 इंटू साइड, वेरी गुड। तो यहाँ पर आप देखो कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर एक ही नंबर बार बार जुड़ रहा है तो वहां पर हम उसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो 3 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है ना, तो मैंने 4 लिख दिया, और 4 लिख दिया। अब 3 की गुणा कर देंगे, यानी 4 गुणा 3 कितना आ गया बेटा, 12। देखो अब ये 4 तो चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा चेंज? क्योंकि वर्ग की स्क्वायर की जो भुजा होती है वो 4 ही भुजा होती है। समझ में आए सभी बच्चों को? यस सर। लेकिन हम भुजा को चेंज कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम भुजा को चेंज कर सकते हैं, लेकिन 4 ही भुजा होगी। अगर हम वर्ग बनाएंगे तो 4 ही भुजा होगी उसमें। अब मैंने भुजा कैसे चेंज करा कि यहाँ पर जो भुजा की लंबाई है वो 3 है, लेकिन यहाँ पर भुजा की लंबाई मैंने 5 कर दिया। हो गया भुजा चेंज, साइड चेंज हो गया। लेकिन इस वाले वर्ग में भी आपके पास 4 ही भुजा है, 4 ही साइड है। क्या समझ में आ रहा है? 4 से गुणा जी। वेरी गुड। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि 4 की गुणा करना पड़ेगा आपको 5। सर 20 आ जाएगा। 20 आ जाएगा जी। 20। वेरी गुड। अभी मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा हूँ। मैंने कहा कि अब की बार भुजा मैंने 10 कर दी, अब की बार जो भुजा है मैंने 10 कर दिया, तो अभी भी जो पेरीमीटर आएगा तो पेरीमीटर आ रहा है बेटा 10 गुणा 40। 40 आ रहा है। ठीक है, 4 तो फिक्स रहा, लेकिन भुजा क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है। अभी मैंने क्या बोला था, जिसका मान बदलता रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भुजा क्या हो रही है, बदल रही है ना। जो इसकी भुजा है वो क्या हो रही है बेटा, बदल रही है। और भुजा को हम बोलते हैं साइड, और साइड को हम डिनोट करते हैं एस से। तो इसकी जो साइड है वो पहले तो 3 थी, फिर 5 हो गई, फिर 10 हो गई। तो इसका क्या मतलब हुआ, भुजा बदल रही है। और भुजा अगर बदल रही है तो ये क्या है बेटा, एक चर है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, एस क्या होगा बेटा, एस क्या होगा, एक चर होगा, चर होगा। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे वेरिएबल। चलिए आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर समझेंगे कि जो नहीं बदला है, क्या नहीं बदला है बेटा, सर 4। 4 10 5 3
जिन्हें बेटा अचर का बेटा एक मिनट बेटा, सभी बच्चे चुप रहेंगे, ध्यान से समझेंगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आवाज नहीं आनी चाहिए अभी। मैंने कहा कि सर ये यहाँ पर तुलसी क्लास नहीं ले रही है। कौन? तुलसी। बेटा सभी बच्चे क्लास ले रहे हैं? यस सर। यस सर। चलिए तो अभी यस सर। हाँ अभी ध्यान देंगे बेटा यस कि यहाँ पर मैंने बोला कि जो नहीं बदला है वो क्या नहीं बदला है, कि जो वर्ग की भुजा है वो 4 भुजा है ना, तो 4 नहीं बदला यहाँ पर। अब ये 4 अगर नहीं बदला है, मतलब जिसका मान नहीं बदलता है उसको हम बोलते हैं अचर। क्या बोलेंगे बेटा? अचर बोलेंगे। अच्छा। इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। तो मैंने लिखा है यहाँ कि जिसका मान नहीं बदलता है। ठीक है, जिसका मान नहीं बदलता है, तो ये हमारे पास क्या होगा? कांस्टेंट होगा। लेकिन यहाँ पर देखो भुजा बदल रही है ना, यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर 10 आया, है ना। उसी तरीके से अगर मैंने कहा कि इसकी जो भुजा है वो x है, अगर भुजा कितनी है बेटा? x है, तो अभी परिमाप कितना हो जाएगा? 4x। 4x हो जाएगा, 4x। है ना, क्योंकि पहले आ रहा था हमारे पास कि ये 3 था, ये 3 था, ये 3 था। तो परिमाप निकालने के लिए हमने क्या किया था? हमने 4 गुणा भुजा, भुजा मतलब 3, तो यहाँ पर 4 गुणा भुजा, भुजा मतलब x। अभी 4 और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा। क्या समझ में आ गया बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। और x क्या होता है बेटा? सर चर। चर होता है, वेरी गुड। और मैंने 4 को यहाँ पर क्या बताया था? जो 4 है बेटा वो है अचर, अचर। वो है अचर, कांस्टेंट है। और x मेरे पास है यहाँ पर चर, यानी कि वेरिएबल। ठीक है, तो अभी ये बेटा आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर लिखा गया कांस्टेंट क्या होता है। तो कांस्टेंट को मैंने क्या बोला था? जिसका मान नहीं बदलता है, या फिर हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड, स्थिर, जिसका मान फिक्स होता है। ठीक है, जैसे मैंने सर जिसका मान फिक्स नहीं होता उसे अचर कहते हैं जी। हाँ, जिसका मान फिक्स नहीं होता उसको बोलेंगे चर, और जिसका मान फिक्स होता है, जो बदलता नहीं है, वो होता है अचर, है ना। जैसे मैंने कहा कि 5 लिख दिया मैंने, यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया, तो 5 बेटा, ये 5 यहाँ पर भी 5 ही है। अगर आप दूसरी जगह पर चले जाएंगे, दूसरी डिस्ट्रिक्ट में चले जाएंगे या अदर कंट्री में चले जाएंगे, वहां पर भी क्या रहेगा? 5 ही रहेगा, 5 ही रहेगा। क्या ये बदलेगा? नो सर। नो सर। ये सेम ही है ना, ये सेम ही रहेगा हर जगह। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बेटा? एक कांस्टेंट है, एक अचर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो भी संख्याएं आपने पढ़ी है वो सभी के सभी क्या होते हैं बेटा? अचर होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। जैसे मैंने 2 लिखा, मैंने 1/2 लिख दिया, मैंने स्क्वायर रूट 3 लिख दिया, मैंने लिखा 1.5। तो ये सारे के सारे नंबर है, संख्याएं हैं, और सभी संख्याएं कांस्टेंट होता है, अचर होता है। क्या समझ में आ गया सभी बच्चों? यस सर। कोई भी डाउट सर है आपसे क्या? कुछ बोलना था। नो सर। बोलिए, बोलेंगे बेटा, किसी का डाउट सर है मुझे क्या? आपसे कुछ बोलना है। हाँ बेटा बोलो। सर वो मैं ना राजस्थान आई हुई थी ना, तो मैं क्लास नहीं ले पा रही हूँ ढंग से। यहाँ पे बहुत शोर हो रहा, तो क्या मैं सर प्लीज क्लास को लेफ्ट कर दूं? यहाँ पर ये जो इतनी भीड़ वगैरह ना सर, इनकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रही ढंग से। ठीक है बेटा, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो कर सकते। हाँ वो सर, ये दीदी वगैरह मिल गई ना तो बहुत ज्यादा हल्ला मचा रही, मुझे क्लास नहीं लेने दे रही हैं। ठीक है, आप एक बार अवंती सर आप वाले मेरे पास से रिकॉर्डिंग कहाँ हाँ इसकी क्लास की? हाँ ओके मैसेज सर, थैंक यू। ओके, चलिए तो ये समझ में आया सभी बच्चों को बेटा? यस यस सर। आगे बेटा आ जाते हैं। अभी हम सर बात मुझे कुछ पूछना। हाँ बेटा बोलो। सर अभी आप वो बता रहे थे, वर्ग की जो साइड होती है उसके जो मान आपने बताए थे, उसकी भुजा 4 3 ये ले रखा था आपने, हाँ। और उसे बताया था उसका परिमाप का, उसे वो फॉर्मूला लिखा था, उसका परिमाप निकाला था 4 गुना में भुजा। ठीक है, तो आपने बोला था कि 4 मतलब 4 आचार संख्या है।
और हाँ। 3, 5, 10 इन सबको आपने बोला था चर संख्या है। नहीं, चर संख्या नहीं बोला था मैंने ये बोला कि जो भुजा होती है बेटा, भुजा मतलब साइड, एक ही तो साइड, इसी साइड की तो बात कर रहे हैं हम। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? किसी से भी कर सकते हैं, एस से कर सकते हैं, है ना? समझ में आ रहा है कि मैंने Yes, कहा yes. कि ये मेरे पास एक वर्ग है, इस वर्ग की एक भुजा मतलब साइड, उसको मैंने बोला कि हम उसको बदल सकते हैं। मैंने पहले लिया था 3, उसके बाद 5 लिया मैंने, उसके बाद 10 लिया, उसके बाद मैं 15 ले सकता हूँ, उसके बाद मैं 16 ले सकता हूँ, है ना? उसके बाद मैंने x ले लिया। तो मैंने कहा कि इसकी जो भुजा है, यानी हाँ, इसकी जो भुजा है वो चर है। ये तो संख्यात्मक मान है, ये तो चर नहीं है, लेकिन इसकी यानी जो कि भुजा सर, है, हाँ, यानी कि सर जो हमारे पास नंबर है, जितने भी मतलब संख्या हमारे पास, उसका मान कभी बदल नहीं सकते। और अगर कभी हमारे पास कोई कभी नहीं। चीज है, उसकी भुजा, मतलब साइड या फिर कोई उसकी लंबाई, ये सब बदल सकते हैं ना। ये सब बदल सकते हैं। जैसे अभी हमने निकाल के दिखाया था ना कि x का मान एक बार तो आया था 5 और एक बार आया था 3, तो लेकिन आ तो रहा है नंबर ही, लेकिन वो किसका मान है? x का मान है। और x क्या है बेटा? वो चर है। आया समझ में अभी? यहाँ ये सब अब समझ में आ गया। चल, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे किसकी? यहाँ पर हम बात कर रहे थे चर राशि की। अब देखो, चर राशि को आप इस तरीके से समझेंगे कि मैंने कहा कि नॉट फिक्स, मतलब जिसका मान बदलता रहता है ना? यही बोला ना मैंने कि Yes, जिसका sir. मान बदलता रहता है। तो मैंने कहा कि टाइम को देखो आप, टाइम, समय कभी स्थिर रहता है समय? No, sir. ठीक है, तो कभी स्थिर नहीं रहता है, वो क्या रहता है? बदलता रहता है। जैसे मैंने अगर अभी बोला कि जो अभी टाइम हुआ है, वो अभी जो टाइम हो गया वो कितना टाइम हो रहा है कि 8:57 और 50 सेकंड हो गए। तो 1 सेकंड के बाद फिर से टाइम बदल जाएगा, 51 है ना? तो टाइम क्या रहता है? निरंतर बदलता रहता है। और अगर बदल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? टाइम एक चर राशि है। समझ में आया? Yes, sir. टाइम क्या होगा? Variable. है ना? टाइम को मैंने टी से डिनोट कर दिया। तो इंग्लिश अल्फाबेट में टी तो आता ही है ना? Sir. टी भी एक चर है, टी भी एक चर है, इंग्लिश में बोला जा रहा है वेरिएबल। तो ये भी एक वेरिएबल है जिसका मान बदल रहा है ना? तो ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल आपके पास बहुत सारे हैं। जैसे मैं अगर टेम्परेचर की बात करता हूँ, तो टेम्परेचर भी निरंतर बदलता रहता है, तापमान बदलता रहता है, बदलता है ना? Yes, sir. सुबह तो थोड़ा ठंडा रहता है, लेकिन जैसे ही दोपहर आ जाता है, दोपहर में आ जाते हैं तो गर्म हो जाता है मौसम, है ना? तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। फिर जब रात हो जाती है तो फिर टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, तो ये जिनका मान बदलता रहेगा, जो निरंतर बदलते रहते हैं, वो क्या होते हैं बेटा? चर होते हैं। चलिए, तो अभी बेटा आगे आ जाते हैं। तो अभी हमने सीख लिया है कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। अब हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक की, जो कि हमारे पास है बीजीय व्यंजक। व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? एग्जाम्पल से समझेंगे बेटा इसको, बीजीय व्यंजक क्या है ना? तो यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है सम ऑफ 3 and 5, 3 और 5 का योग। बेटा इसका आंसर नहीं बताना मेरे को कि 3 और 5 का योग तो सबको पता है, बस मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, इसको लिखेंगे क्या? 3 plus 5. 3 + 5, वेरी गुड। तो इसको हम लिखेंगे 3 + 5, है ना? 3 + 5 मैंने लिख दिया। अब आपको पता है कि अलजेब्रा मतलब बीज गणित में हम एक तो नंबर का यूज करते हैं, वेरिएबल मतलब अल्फाबेट का यूज करते हैं, और सक्रियाएं मतलब कि ऑपरेशंस का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास संख्या है और ऑपरेटर है। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कुल संख्याएं हैं, तो इसको हम बोलते हैं संख्यात्मक व्यंजक। इसको हम क्या बोलेंगे? संख्यात्मक व्यंजक बोलेंगे, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। क्या समझ में आया सबको? Yes, sir. जिसमें बस संख्याएं होंगी उसको संख्यात्मक व्यंजक बोलेंगे, है ना? Yes, sir.
चलिए तो अभी आगे आ जाते हैं बेटा। अगर ये समझ में आया है तो अभी हम देखेंगे बीजीय व्यंजक होता क्या है। अब यहाँ पर देखो, एक ये मैंने एग्जांपल लिखा यहाँ पर कि सम ऑफ अ नंबर एंड 5, मतलब किसी एक संख्या और 5 का योग, मतलब यहाँ कोई एक संख्या है और ये 5 है, उन दोनों का योग। तो बताइए ये कौन सी संख्या है, मतलब किस संख्या को हम 5 के साथ जोड़ें, बताइए। सर जी कौन सी संख्या जोड़नी है? 4 4। 4 4 और बताएंगे, बाकी बच्चे बताएंगे। सर एक्स। वेरी गुड। तो अब खुद ही देखिए, अब खुद से समझिए। अभी मैंने ये पूछा कि आप कौन सी संख्या यहाँ पर लिखेंगे, तो काफी बच्चों का अलग अलग उत्तर आया। किसी ने 3 बोला, किसी ने 4 बोला, किसी ने 5 बोला, किसी ने 7 बोला, किसी ने 9 बोला और किसी ने x बोला। ठीक है, अब यहाँ पर जब आपके जो मान है वो अलग अलग आ रहे हैं, बदल रहे हैं, तो वहां पर क्या रखना है बेटा हमें? x रखना है, चर राशि रखनी है। तो यहाँ पर मैं कोई नंबर नहीं लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा चर, क्योंकि इनके मान क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं। आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी, कोई भी संख्या बोला है ना, वो तो हमारे ऊपर है कि हम कौन सी संख्या रखें। तो इसलिए मैंने क्या किया, x रख दिया। अब x की जगह पर आप कुछ भी रखिए, वो आपकी मर्जी है। तो अब ये बताइए, x और 5 का योग लिखा है, x और 5 का योग कैसे लिखा जाएगा? सर x प्लस 5। वेरी गुड, x प्लस 5, तो ये लिखा जाएगा, है ना, x प्लस 5। अब यहाँ पर देखो x आ गया है, मतलब चर आ गया है। अगर किसी भी व्यंजक में चर आ जाता है तो उसी को बोला जाता है बीजीय व्यंजक। क्या समझ में आया? यस सर। दोबारा बोलना एक बार। जिसमें भी चर आ जाता है, जिसमें भी वेरिएबल आ जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। देखो यहाँ पर लिखा भी गया है कि इस संख्या को मैंने x बोला और ये मेरे पास आ गया x प्लस 5 ना, और ये जो x है ये चर है बेटा, और इसी को बोला जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये परिभाषा भी लिखी गई है कि कोई भी गणितीय रूप जिसमें हम एक चर का प्रयोग करते हैं वह एक बीजीय व्यंजक होता है ना। जिसमें अगर हम क्या कर देते हैं, बीज एक चर का प्रयोग कर देते हैं, और अगर एक चर का प्रयोग कर देते हैं तो उसी को बोला जाता है बीजीय व्यंजक। जैसे मैं एक एग्जांपल की अगर बात करूं, मैंने लिखा 2y की घात 2 प्लस 1, तो बेटा क्या चर आ रहा है इसमें, क्या कोई चर है इसमें? यस सर y। यस, तो सभी बच्चों को दिख रहा है कि यहाँ पर एक चर है और जो कि y, और ये अगर चर हमारे पास है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये होगा बेटा बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या आया सभी को समझ में? यस सर। यस सर। तो कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं अगर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया 5/2 z प्लस 1, z प्लस 1, तो क्या होगा, क्या वेरिएबल? यस सर। सर z आ रहा है। क्या वेरिएबल आ रहा है, क्या चर आ रहा है? सर z। सर z आ रहा है। अगर z आ रहा है तो यहाँ पर क्या हुआ, चर आ गया, और चर अगर आया है तो इसका मतलब क्या होगा, ये बीजीय व्यंजक होगा। ठीक है, तो अब एक चीज आप बताएंगे, है ना, आपने पढ़ा होगा, मैंने भी क्लास में कराया था कि वास्तविक संख्या क्या होती है, जिसमें वो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक नंबर, नेचुरल नंबर, टीचर सब हो, उसमें Very वास्तविक। तो ये वास्तविक संख्या, या फिर हम क्या लिखते हैं, रियल नंबर। अभी 1 मिनट चुप होंगे बेटा सभी बच्चे और ध्यान से सुनेंगे। वास्तविक संख्या, रियल नंबर क्या होते हैं कि आप कुछ भी लिख दीजिए नंबर में, वो सभी क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं। आपने 1 लिखा, वास्तविक संख्या है। आपने 2 लिखा, वास्तविक संख्या है। आपने 1/2 लिखा, वास्तविक संख्या है। आपने स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखा, वास्तविक संख्या है।
आपने लिखा 1.5 तो ये भी वास्तविक संख्या है। आपने नेगेटिव 1/2 लिखा तो ये भी वास्तविक संख्या हो, है ना। तो कुछ भी अगर आप संख्या में लिखते हैं तो वो एक वास्तविक संख्या होती है। समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। Yes, sir. अब मैंने ये क्यों बताया आपको? मैंने इसलिए आपको बताया कि अगर आप ये लिखते हैं कि x की घात 3/2 + 1, क्या चर आ रहा है इसमें? यस सर। Yes, sir. चर आ रहा है, Sir, X आ रहा है. x आ रहा है, ये चर है। और यहाँ पर घात कुछ भी रहे, मतलब कोई भी वास्तविक संख्या आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बीजीय व्यंजक ही होगा। बस आपको इतना देखना है, क्या देखना है कि उसमें चर है या नहीं। ठीक है, ये बेटा इंपॉर्टेंट है। ये घात मैंने यहाँ पर बोला है कि इसकी जो घात है, जो एक्सपोनेंट है, वो वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या मतलब कुछ भी हम लिख सकते हैं उसकी घात को। जैसे मैंने अगर लिखा कि t की घात √2 + 1, है ना, t की घात √2 + 1, तो अभी भी यहाँ पर चर आ रहा है। और चर अगर आ रहा है तो ये क्या होगा बेटा? बीजीय व्यंजक। समझ में आया? यस सर। चलिए, अभी आपको पता चलेगा कि मैंने वास्तविक संख्या क्यों बताया। अभी एक टॉपिक और आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर बेटा चर दिख रहा है आपको? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक क्या होगा? वास्तविक, वो No. बीजीय व्यंजक होगा, है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अब यहाँ पर आप बता सकते हैं कि इसमें अचर कौन है, कांस्टेंट कौन है? सर 2 और 5। 2 और 5। वेरी गुड। तो यहाँ पर चर तो है बेटा x, है ना, चर तो यहाँ पर क्या होगा? x होगा। और यहाँ पर कांस्टेंट यानी कि अचर क्या होंगे? 2 और 5 होंगे, 2 और 5 होंगे। चलिए, तो यहाँ अभी मेरे पास है 2x + 5। तो अभी आपको कांस्टेंट मतलब कि अचर और चर के बारे में पता चल गया। अब मैं बात कर रहा हूं कि कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट और हिंदी में बोला जाता है उसको गुणांक। ये रहा बेटा कोफिशिएंट और गुणांक। अब होता क्या है आप समझ लीजिए कि चर के आगे जो नंबर लिखा होगा, चर के आगे जो भी नंबर होगा उसी को बोला जाता है गुणांक। ठीक है, तो इसके अगर हम गुणांक की बात करते हैं तो इसका जो गुणांक होगा x का गुणांक, तो x का गुणांक मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, वो होगा 2। क्या समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। जैसे मैं अगर बात करता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा 3x की घात 3 + 2x + 1, तो बताएंगे कि x का गुणांक क्या है? सर x का 3 और एंड 2 आ रहा है। 3 और 2 बाकी बच्चे बताएंगे बेटा। 3 और 2 से बेटा जो बच्चे बोल नहीं रहे हैं या 3 और 2। तो वो काम क्या करेंगे, वो है ना चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे अपना। 3 और 2। Sir, अब 3 देखो और 2. बेटा एक ही होगा, अब एक ही होगा ना, है ना, 3 और 2 में से एक ही है। वो कौन सा है बेटा? इसको आपको समझना है। x के आगे 2 लिखा हुआ है तो 2 ही गुणांक होगा। माइक बंद करेंगे, एक मिनट, माइक बंद कर देंगे। वेरी गुड। अब 3 क्यों नहीं होगा? अब 3, हाँ, अब 3 क्यों नहीं होगा? अगर मैं आपसे पूछता कि x की घात 3 का गुणांक, तो आप बोलते कि x की घात 3 का गुणांक होगा 3, है ना। घात भी आपको देखना है साथ के साथ कि अगर मैंने पूछा x की घात 3 का गुणांक क्या है, तब आप बोलेंगे 3। क्या समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। आवाज कट गई, फिर से समझा दो. फिर से सर ऐसा एक और क्वेश्चन समझा दो. फिर से समझ लेंगे। एक और क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। मैंने लिखा y - 3z - x², है ना, x²। तो यहां पर मेरे क्वेश्चन है क्या? पहला बताना है कि y का गुणांक, दूसरा बताना है z का गुणांक,
और तीसरा बताना है x का गुणांक। सर y का गुणांक हम 1 मान सकते हैं और z का गुणांक 3 है, x का गुणांक भी 1 मान सकते हैं। वेरी गुड। बाकी बच्चे बताएंगे बेटा। एक्स वाई का गुना वाई का तो एक मानेंगे जी, जेड आएगा, जेड का एक मानेंगे, y का 1 और z का 3 और x का जेड और एक्स का एक। चलिए तो एक काम करेंगे, अभी सभी बच्चे म्यूट कर लेंगे अपने आप को और ध्यान से सुनो, है ना। तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 आ गया, लेकिन मैं विद चिन्ह लिखता हूं। यहाँ पर जो 1 है वो प्लस का 1 है, तो प्लस का 1। उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी विद चिन्ह लिखना है कि उसका वो प्लस है या माइनस है। तो जेड का गुणांक 3 है लेकिन माइनस का 3 है, तो माइनस का 3। उसी तरीके से एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर है बेटा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा कि उसके आगे कितना है 1 है, वो भी माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा बाकी बच्चों को दिख रही है क्या स्क्रीन? यस सर, यस सर। चलिए अगर समझ में आया बेटा तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। चलिए तो कोई डाउट नहीं है, अभी आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, बताइए एक्स का गुणांक क्या होगा? सर 1। एक मिनट बेटा, मैंने लिखा एक्स का गुणांक क्या है? सर +1 हाँ, स्क्वायर है। और यहाँ पर तो स्क्वायर है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे एक्स का गुणांक। सर प्लस सर यहाँ पे एक्स है ना? है ही नहीं, एक्स का स्क्वायर है। हाँ यहाँ पर एक्स है ही नहीं, यहाँ पर तो स्क्वायर है ना, और जो नहीं होता है उसका गुणांक होता है 0। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछ लेता हूँ कि y का गुणांक क्या है, तो y तो है ही नहीं यहाँ पर, और y नहीं है तो उसका गुणांक 0 होगा। यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर का गुणांक बता सकते हैं? सर जी नेटवर्क नहीं आ रहा जी, हम फोन काट दे जी। बेटा आप रीजोन कर लेंगे क्लास को। सर जी प्लीज। हाँ रीजोन करेंगे बेटा, रीजोन। आवाज भी सही से नहीं आ रही जी, नेट खत्म हो गया जी। ठीक है बेटा, बाकी सभी बच्चे ध्यान देंगे बेटा। इसी तरीके से अगर आप है ना क्लास को लीव कर देते हैं, सर एक बार और समझा दो। हाँ मैं समझा रहा हूँ ना, तो आपकी अटेंडेंस लगती है, फिर आप बोलते हैं कि हमारी अटेंडेंस नहीं लगती, तो इसलिए पूरी क्लास को आपको अटेंड करना है। मैंने बोला कि जो वेरिएबल नहीं होगा उसका गुणांक 0 होगा। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में y का गुणांक बताइए, तो y तो है ही नहीं, और y नहीं है तो y का गुणांक क्या होगा? 0। 0 सर। उसी तरीके x का गुणांक, तो x तो है लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर है, खाली x नहीं है। खाली x ऐसा होना चाहिए कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, अब है यहाँ पर x, है ना। तो यहाँ पर ऐसा x नहीं है, तो इसलिए क्या होगा? 0 हो जाएगा उसका भी। अब मैंने बोला एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो उसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा? 1 होगा। चलिए समझ में आया? अगर x की घात सर हाँ सर एक अगर x की घात 3 होती तो? x की घात 3 अगर होती यहाँ पर, जैसे मैंने कहा x की घात 3 प्लस 1, है ना, तो हम x की घात 3 का गुणांक तो बता सकते हैं कि x की घात 3 का गुणांक अगर है हमारे पास, वो कितना है? 1 है। अगर आप पूछेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और x का गुणांक, तो वो तो बेटा 0 हो जाएगा, क्योंकि ना तो इसमें एक्स स्क्वायर है ना x है। आया समझ में अभी? यस सर। ओके सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी तो इसको बोला जाता है कोफिशिएंट, इसको गुणांक बोला जाता है। अब आ जाते हैं बेटा आगे। अब है बेटा व्हाट आर टर्म्स। ये टर्म्स क्या होते हैं, पद क्या होते हैं, वो आपको समझना है। तो यहाँ पर टर्म्स की बात कर रहे हैं, पद की बात कर रहे हैं, तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 4x प्लस 5, है ना, 4x प्लस 5 लिखा है, तो 4x प्लस 5 में हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर 4x को हम लिख सकते हैं 4 गुणा x, है ना। देखा था ना आपने पेरीमीटर जब हमने निकाला था
कि 4 गुणा x था तो उसको लिखा था 4x, तो 4x को लिख सकते हैं 4 गुणा x। ये रहा बेटा 4 गुणा x। क्या समझ में आया सभी को? 5 को Yes, हमने sir. ऐसे ही, 5 को मैंने ऐसे ही लिखा है ना, 5 को तो कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखो बेटा, एक तो 4x है, एक है 5, तो हमारे पास यहाँ पर ये पद होते हैं, इन्हीं को पद बोला जाता है। इन्हीं को क्या बोलेंगे बेटा? पद बोलेंगे। चलो आगे आ जाते हैं अभी। तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, बताइए कितने पद हैं आपके पास, कितने टर्म्स हैं? सर एक ही है, सिंगल है ना, तो टर्म्स कितनी आपके पास? सिंगल है, एक पद है। उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पर x, बताइए कितने पद है? सिंगल है, एक ही पद है। लेकिन अभी मैंने लिख दिया आपके पास 4s, बताइए कितने पद हैं? दो पद नहीं है बेटा, अभी भी एक ही पद। अभी भी आपके पास कितने पद है? एक ही पद है बेटा, ठीक है। मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 4x है तो उसको मैंने लिखा 4 इंटू x, मतलब क्या हुआ कि अगर आप गुणा कर रहे हैं, अगर आप गुणा कर रहे हैं तो उसको एक ही पद बोला जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। अगर मैं लिख देता हूँ 4x गुणा 4, यहाँ पर लिखा मैंने 8x, बताइए कितने पद हैं? सर दो पद। बेटा अभी भी 2 पद बोल रहे हैं आप। मैंने बोला जब गुणा आ जाते हैं 2 पदों के बीच में पद होता है, इसको एक ही पद बोलेंगे। क्या आया समझ में अभी? यस सर। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 7y स्क्वायर गुणा 8z स्क्वायर, बताइए कितने पद हैं? सर एक पद, एक पद है, ठीक है। तो गुणा अगर होता है 2 पदों के बीच में तो वो एक सिंगल पद होता है, याद रहेगा बेटा? यस सर। सर एक बार और बता दो पद। मैंने बोला पद क्या होते हैं कि जिनके बीच में अगर गुणा आ जाता है तो वो एक ही पद होता है, ये बात ध्यान रखना है। अगर दो संख्याओं के बीच में जब एक चर और एक अचर के बीच में गुणा आ जाता है तो वो एक ही पद होता है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा था, ये अचर है और ये चर है, तो इनके बीच में क्या आ गया? गुणा आ गया, और गुणा आ गया तो ये एक ही पद होंगे, सिंगल पद होंगे, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? एक सिंगल पद। उसी तरीके से आप यहाँ पर बताएंगे बेटा, माइक बंद करेंगे जिसका माइक ऑन है। उसी तरीके से बेटा यहाँ पर 4 और ये x लिखा हुआ है, बताइए कितने पद हैं? एक पद। सर एक। तो यहाँ पर भी बेटा एक ही पद होगा, ठीक है। हो मतलब क्या हुआ? भाग करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम भाग कर देते हैं 2 पदों के बीच में भाग आ जाता है तब भी वो क्या होता है बेटा? एक ही पद होता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 4x स्क्वायर, भाग कर दिया मैंने 7z से, तो बताइए कितने पद हैं? सर एक एक ही पद है, ठीक है, एक ही पद है। चलिए सब बात, अभी आगे आ जाते हैं। तो सिंगल पद है, एक ही पद है। देखो लिखा भी गया है कि अगर भाग आ जाए या गुणा आ जाए तो वो पदों को अलग नहीं करते हैं, पदों को वो अलग नहीं कर पाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा था 3 गुणा 4x, तो बेटा ये 2 पद थे लेकिन बीच में गुणा आ गया ना, तो ये एक सिंगल पद बन गया। इन्होंने पदों को अलग नहीं किया। क्या समझ में आया? यस सर। जैसे मैंने लिखा 5 भाग 4y, सर तो अभी भी यहाँ पर 2 पद थे, लेकिन बीच में अगर भाग आ गया है तो वो एक सिंगल पद हो गया है, ठीक है। तो नोट बनाकर लिख लेना इसको कि जो भाग होता है और गुणा होता है वो पदों को अलग नहीं करते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर x + 7 लिखा हुआ है ना, x + 7 लिखा हुआ, और यहाँ पर लिखा हुआ है x - 7।
बेटा माइक ऑन है, किसी बच्चे का माइक बंद है। सर ये 2 पद हैं। वेरी गुड, बिल्कुल 2 पद है यहाँ पर। बेटा माइक बंद कर देंगे जिस भी बच्चे का माइक ऑन है, वरना मेरे को रिमूव करना कुछ पड़ेगा। पूछना था हाँ बेटा पूछिए, पूछेंगे बेटा। सर। मेरा क्वेश्चन ये था, अगर हमें 2 पद लिखने को आते तो हम मतलब किस तरीके से आएंगे, और बहुपद किस तरीके होंगे? देखो अब पद कैसे होंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर x लिखा गया है, 7 लिखा गया, तो यहाँ पर बेटा 2 पद हैं, एक पद ये है और एक पद ये। यहाँ पर भी 2 पद हैं, एक ये और एक ये। लेकिन इन दोनों के बीच में देखो क्या आ रहा है, ना तो यहाँ पर गुणा आ रहा है, ना यहाँ पर भाग आ रहा है। यहाँ पर आपके पास आ रहा है प्लस और माइनस। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लस और माइनस अगर आ जाते हैं 2 पदों के बीच में, तो वो पदों को अलग अलग कर देते हैं। पदों को क्या कर देते हैं बेटा, पदों को अलग अलग कर देते हैं। है ना, पदों को अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर बेटा 2 पद हैं, यहाँ पर भी क्या होंगे, 2 पद होंगे। क्या बात समझ में आई सभी बच्चों को? देखो प्लस, अगर बीच में प्लस आ रहा है तो वो अलग अलग हो जाएंगे पद। अगर बीच में माइनस आ रहा है तब भी पद क्या हो जाते हैं बेटा, अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितने पद है, 2 पद है। दोनों में कितने पद है बेटा, 2 पद है। 2 पद। अगर समझ में आया बेटा सभी बच्चों को तो वाई टाइप करें। वेरी गुड, चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। देखो यहाँ पर लिखा भी गया है कि प्लस और माइनस पदों को अलग करते हैं, है ना, प्लस और माइनस पदों को अलग करते हैं, सेपरेट टर्म्स। टर्म्स को क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये एक एग्जाम्पल है। सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे चैट बॉक्स में। बेटा आंसर बोलेगा कोई नहीं, चैट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर करेंगे। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे, बताना है कि यहाँ पर कुल कितने पद हैं। पदों की संख्या बतानी है कि कितने पद हैं यहाँ पर। चैट बॉक्स में सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। चलिए अभी 2-3 बच्चों ने ही आंसर किया है, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में। वेरी गुड, काफी बच्चों का उत्तर सही आया है, लेकिन एक बच्चे ने 2 लिखा है, 2, और बाकी बच्चों ने लिखा है 4। तो यहाँ पर वो बच्चे समझेंगे जिन बच्चों ने 2 लिखा है कि 2 पद होंगे इसमें। बेटा अब 2 पद कैसे होंगे, मैंने बोला कि प्लस और माइनस, प्लस और माइनस पदों को अलग अलग कर देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, पदों को अलग अलग कर दिया। और अगर पद अलग अलग हो गए हैं तो आपको क्या करना है, उनको गिन लेना है कि 1 2 3 4। क्या आया समझ में सभी को? अभी समझ में आ गया सब बच्चों को? यस सर। यस सर। चल, तो ये हमारे पास कितने पद है, 4 पद। लेकिन अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि 4x² गुणा 2x प्लस 3y प्लस 4, बताइए चैट बॉक्स में बताएंगे बेटा कितने पद हैं। चैट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर करेंगे, आंसर बोलेंगे नहीं। इसमें कितने पद हैं ये आपको बताना है। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा, 2-3 बच्चों का ये आंसर आए हैं अभी तक। वेरी गुड, चलिए सब बात। तो कुछ बच्चों ने तो 3 लिखा है और कुछ बच्चों ने लिखा है 4।
तो बेटा जिन बच्चों ने 3 लिखा है उनका उत्तर सही। अब जिन बच्चों ने 4 लिखा है वो बच्चे ध्यान देंगे कि आपका उत्तर कहाँ पर गलत हुआ है। देखो बेटा, स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको, गुणा और भाग पदों को अलग नहीं करते हैं, एक ही पद होता है वो। तो यहाँ पर गुणा आ रहा है ना, गुणा आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ही पद है, ये एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। तो कितने हो गए बेटा, 3 पद हो गए टोटल आपके पास हो गए 3 पद। क्या समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अभी तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स की हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर अगर हम पदों की बात करेंगे तो पद हमारे पास कितने हैं, बताया था आपको कि प्लस और माइनस पदों को अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर जितने भी प्लस और माइनस है ना, जितने भी प्लस और माइनस है वो पदों को अलग कर देंगे। गुणा और भाग पदों को अलग नहीं करते हैं, है ना, गुणा और भाग पदों को अलग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर प्लस और माइनस पदों को अलग कर दिया है, तो जिससे कि हमारे पास कितने पद आए हैं, टोटल 4 पद आए, है ना, टोटल मेरे पास आ गए हैं 4 पद। चलिए अभी आगे आ जाते हैं बेटा। इसमें बताएंगे इसमें आपके पास कितने पद हैं। सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। वेरी गुड, शाबाश। चलिए अभी सभी बच्चों के आंसर सही है, वेरी गुड, सभी बच्चों का 3 ही आंसर आ रहा है। लेकिन अगर मैं लिख देता हूं आपके पास ये कि 7x की घात 3 को भाग करना है 3 से प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5, बताइए चैट बॉक्स में बताएंगे सभी बच्चे कि क्या आपका आंसर आ रहा है, कितने पद होंगे। चलिए किसी बच्चे का 4 आ रहा है, किसी ने 2 भेजा है, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। किसी का 3 आ रहा है, तो 4 2 3 है ना, 2 3 4 ये आंसर आ रहा है बेटा। इसका जो आंसर है वो है 3। अब आपको एक ही बात ध्यान रखना है ना कि प्लस और माइनस, ये रहा प्लस, पदों को अलग कर देते हैं, पदों को अलग कर देते हैं। भाग और गुणा पदों को अलग नहीं करते हैं। तो भाग आ रहा है तो ये दोनों अलग नहीं होंगे, ये दोनों एक ही पद होंगे। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया 2, और एक ये हमारे पास आ गया 3। तो टोटल 3 पद आपके पास आ रहे। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर, समझ में आ गया। चलिए तो अभी बढ़ेंगे बेटा। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट